इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं इकाई 2 के बारे में। इकाई 2 का नाम है विविध परंपराओं में शिक्षा की अवधारणा। 14 नंबर का आपका ये यूनिट होने वाला है और इसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सारे हम इस वीडियो में पूरे देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा और कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वैदिक काल की कुछ विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। तो विदुषी महिलाएं हैं गार्गी, देवयानी, उषा, अपाला, मैत्रेय, उर्वशी तथा भारती। तो ये कुछ महिलाओं के नाम हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के विषय में डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है, बौद्ध धर्म के विषय में डॉक्टर राधाकृष्णन ने निम्नलिखित विचार प्रकट किए। बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं है वरन हिंदू धर्म का ही परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के अंतर्गत किस प्रकार के 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। तो 4 आर्य जो सत्य हैं, पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, काम और मोक्ष। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में प्रवेश के समय जो संस्कार होता था उसे क्या कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रवेश के समय जो संस्कार होता था उसे पबज्जा कहते थे। पबज्जा। अगला प्रश्न है बौद्धकालीन पाठ्यक्रम में किस प्रकार के लौकिक विषयों का समावेश किया गया था। तो बौद्धकालीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत कला, कौशल, व्यापार, कारीगरी, कृषि तथा उद्योगों का समावेश किया गया था। अगला प्रश्न है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में कौन कौन शिक्षा प्राप्त कर सकता था। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में 15 वर्ष से या इससे अधिक आयु के बालक चाहे वह किसी भी जाति का हो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है बौद्ध परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या क्या थे। कोई 2 लिखना है। डीएलएड 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बौद्ध परंपरा में संवाद, अनुभव, तर्क, मनन, चिंतन और विश्लेषण और व्याख्या एवं बुद्धि ज्ञान प्राप्ति के प्रधान स्रोत थे। अगला प्रश्न है जैन दर्शन में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त करते हैं। तो 2 भागों में विभक्त करते हैं। तो 2 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग है भौतिक विषयों का ज्ञान और दूसरा है आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान। अगला प्रश्न है जैन दर्शन में पाठ्यक्रम संबंधी वर्णन किस ग्रंथ में उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहार सूत्र नाम के ग्रंथ में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है जैन परंपरा में शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के, पहला आचार्य, दूसरा उपाध्याय। आचार्य जीवन में सम्यक चरित्र के समावेश के लिए उत्तरदायी होता है जबकि उपाध्याय का कार्य क्षेत्र सम्यक ज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं पाश्चात्य जीवन में पाई जाने वाली शिक्षा दृष्टि के बुनियादी स्रोत क्या क्या हैं। अथवा में है आज की पाश्चात्य शिक्षा को समझने का आधार कौन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा पाश्चात्य जीवन में पाई जाने वाली शिक्षा दृष्टि के बुनियादी स्रोत सुकरात, प्लेटो एवं अरस्तु के शिक्षा संबंधी विचार हैं। इन चिंतकों की शिक्षा के अर्थ, स्वरूप, विधियां एवं पद्धतियों के संबंध में रही समझ व सोच आज के पाश्चात्य शिक्षा को समझने का आधार देते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के कोई 2 प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। डीएलएड 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है प्लेटो के अनुसार आदर्श नागरिक बनाना एवं मानसिक विकास करना शिक्षा का 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा के कौन कौन से 2 स्तर बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन डीएलएड 2018 में आया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा प्लेटो ने रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक का नाम है। तो शिक्षा के 2 स्तर बनाए हैं, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है उपनिषद आधारित शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा की भूमिका वर्तमान समय में कितनी सार्थक है। तो इसका राइट आंसर जो है मानव का नैतिक उत्थान और चारित्रिक निर्माण करना उपनिषदीय शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग था। शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक आत्मिक क्षमताओं का विकास कर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का संतुलित विकास करने का माध्यम थी। ऐसे समग्रतावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति न केवल अपने परिवेशीय
जीवन में घटित होने वाली घटनाओं, प्रक्रियाओं एवं स्थितियों के कारणों को जानता था, बल्कि उसके मूल में काम कर रहे बुनियादी नियमों को भी जानने की क्षमता हासिल करता था। उपनिषद की इस शिक्षा दृष्टि की वर्तमान शिक्षा में अहम भूमिका है। यदि यही दृष्टि हमें बताती है कि शिक्षा व्यक्ति व समाज के कल्याण में उसकी बेहतरी के लिए हो, इसके लिए शिक्षा को सूचना तक ही सीमित देने वाली दृष्टि से बचना चाहिए और हमें हमारे आत्मिक व्यक्तित्व के विकास का माध्यम बनाना चाहिए। शिक्षा प्राप्ति के लिए अनुभव, चर्चा, संवाद, जिज्ञासा, तर्क, व्याख्या, विश्लेषण की उपनिषदीय परंपरा आज भी शिक्षा प्राप्ति के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वर्तमान में शिक्षा शास्त्र में जिस संतुलित दृष्टि का अभाव पाया जाता है, उसका एक मार्ग उपनिषद दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, बोधकाल में शिक्षा का क्या स्वरूप था? इसके अथवा में है, बोधकालीन शिक्षा में पाठ्यक्रम की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षा का स्वरूप दो भागों में विभक्त था। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है प्रारंभिक और दूसरा है उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ना लिखना, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, हेतु विद्या, ज्योतिष, व्याकरण, गणित जैसे विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। उच्च शिक्षा में गणन विद्या, औषधि शिक्षा, खगोल शिक्षा, विधि शास्त्र, प्रशासन, राज्य व्यवस्था आदि विषयों की भी शिक्षा दी जाने लगी। साथ ही कातने, बुनने, सिलाई शिक्षा का साक्ष्य भी मिलता है। इस युग में आयुर्वेद व शल्य विज्ञान की पर्याप्त उन्नति हुई। डॉक्टर जीवक कुमार एक प्रसिद्ध चिकित्सक और शल्य विद्या विशेषज्ञ था। आगे है बनारस, सारनाथ, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदनहपुर, दिल्ली, नलिया तथा मिथिला ओदनापुरी उस समय के प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। तो शिक्षा केंद्रों के आप जरूर से याद कर लें। उस समय इनकारियम, त्रिमुक्दल, मलकपुरम, तिरुवेरियार, प्राणेश्वर, नागामी, भुवनेश्वर तथा अग्रहार में बौद्ध धर्म के प्रमुख मठ थे, जहां उच्च स्तरीय शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध परंपरा में किन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था? तो शिक्षण पद्धति की जहां बात करें तो बुद्ध व्यवहारवादी और यथार्थवादी चिंतक थे। उनकी शिक्षा प्राप्ति की विधियां भी व्यवहारिक थी। संवाद, अनुभव, तर्क, मनन, चिंतन, विश्लेषण, व्याख्या एवं बुद्धि ज्ञान प्राप्ति के प्रधान स्रोत थे। बौद्ध परंपरा में शिक्षा प्राप्ति संपूर्ण प्रक्रिया में संवाद एक महत्वपूर्ण सोपान था। बौद्ध मनीषी नागसेन और यूनानी राजा मेनांडर के बीच आत्मा को लेकर हुआ संवाद, पुनर्जन्म संबंधी नागसेन और राजा मिलिंद के बीच संवाद इत्यादि उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त मौखिक विधि, वाद विवाद विधि, ब्राह्मण विधि आदि द्वारा भी शिक्षा प्राप्ति पर बल दिया जाता था। अगला आपका प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार की छात्र संकल्पना की गई थी? तो छात्र संकल्पना गुरुकुल प्रणाली के समान ही बौद्धकालीन शिक्षण प्रणाली में छात्रों की स्थिति थी। कुछ बातों में बौद्ध शिक्षण गुरुकुल शिक्षण से भिन्न था। बौद्ध युग में मठ या विहार शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। मठ या संघों का निर्माण पर्वत की गुफाओं या एकांत में होता था। जातकों से स्पष्ट होता है कि आचार्यगण काशी जैसे भव्य नगरों का परित्याग करके हिमालय की कंदराओं में चले जाते थे। मठ में शिक्षार्थी आचार्यगण के साथ रहकर सादा जीवन व्यतीत करता था। आचार्य के अनुशासन में शिष्य को रहना पड़ता था। रहन सहन, आचार विचार का एक नियमित क्रम निर्धारित होता था। छात्रों को सुसंपन्न परिवार जैसी सुविधाएं नहीं थी। बौद्धकालीन मठीय शिक्षा सुसंपन्न परिवारों के दुर्वासीन बालकों को ठीक करती थी और विद्यार्थियों को अधिक दक्ष, आत्मनिर्भर तथा व्यवहार चतुर बनाती थी। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षक तथा छात्र संबंध को किस प्रकार का महत्व दिया गया? तो शिक्षक छात्र संबंध में बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध स्नेहपूर्वक था। शिक्षक अपने शिक्षार्थी के समक्ष सादा जीवन, निरंतर अध्ययन, निष्कलंक चरित्र और
ब्रह्मचर्य का आदर्श प्रस्तुत करता था। अनेक वर्षों तक निरंतर साथ रहने के कारण शिक्षक और शिक्षार्थी में पारस्परिक श्रद्धा, निर्भरता और प्रेम का विकास हो जाता था। अपने शिक्षक के साथ नव शिष्य के संबंधों का स्वरूप पुत्रानुरूप था। वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम से आबद्ध थे। शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित थे। शिक्षकों का जीवन बहुत ही सादगी का होता था तथा उनकी आवश्यकता सीमित थी। शिक्षक सेवा में तत्पर न रहने वाले शिक्षार्थी को मठ या संघ से निष्कासित कर दिया जाता था। समुचित आदर पाने के लिए शिक्षक को विद्वान, उच्च चरित्र वाला, आत्मदर्शी, आत्मसंयमी तथा 4 आर्य सत्यों का ज्ञान रखने वाला होता था। आगे है, शिक्षक शिक्षार्थी के परस्पर संबंधों के फलस्वरूप एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझने में आसानी होती थी। शिक्षार्थी शिक्षक के समक्ष धार्मिक बातचीत द्वारा अथवा अन्य उपायों से उनके मानसिक कष्ट को दूर करने का प्रयास करता था। शिक्षक त्रुटिपूर्ण धार्मिक धारणा के समाधान के लिए शिक्षार्थी उनकी उस धारणा को दूर करने की चेष्टा करता था। तो दोस्तों, ये पुरानी जो शिक्षा प्रणाली थी उस पर आधारित सारे प्रश्न हैं। तो आप इनके जवाब जो है, इनके आंसर जो है वो आसानी से आप दे सकते हैं। थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से देंगे तो एग्जामिनर पर इसका अच्छा सा इफेक्ट पड़ेगा। तो अगले जो प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ईसाई शिक्षा प्रणाली आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या योगदान दे सकती है? और इसके अथवा में जो है ईसाई शिक्षा प्रणाली व आधुनिक शिक्षा पर विवेचनात्मक टिप्पणी लिखना है। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है डीएलएड में। तो इस बार भी दोस्तों इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसका राइट आंसर जो है, ईसाई परंपरा और शिक्षा एक दूसरे के साथ वर्षों से संबंधित रहे हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के कई विचार बाइबल की शिक्षा का परिमाण है। बाइबल में प्राप्त यीशु के विचार और प्रारंभिक चर्च के विचार से अनुसार शिक्षा मस्तिष्क की कसरत मात्र नहीं वरन मनुष्य के मानसिक और आत्मिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। यीशु ने हमेशा उचित शिक्षा को सत्य को प्राप्त करने की खोज के रूप में देखा है। शिक्षा से संबंधित माध्यमों का प्रयोग जैसे कि संवाद, सूचना, तर्क वितर्क सत्य की प्राप्ति के लिए होना आवश्यक है। यीशु के अनुसार सच्ची शिक्षा मनुष्य को परमेश्वर व अन्य जीवों के साथ जोड़ती है। मसीही परंपरा का शिक्षा के विषय में ये परिक्षेप्य हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए अत्यंत लाभदायक साबित हो सकता है। प्राय शिक्षा के उद्देश्य को स्वयं के विकास, उत्थान और प्रगति के साथ जोड़ा जाता है, जो अंत में ऊंच नीच, भेदभाव और अलगाव की बातों को बढ़ावा देता है। यीशु के विचार और जीवन में शिक्षा को लोगों की सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार करने की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। इस प्रकार की विशाल और उदारात्मक सोच हमारी शिक्षा प्रणाली की ओर बेहतर बनाने के मार्ग दिखाती है। अगला प्रश्न है, ईसाई परंपरा का रिनासा और रिफॉर्मेशन पुनर्जागरण काल और सुधार में योगदान बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, आधुनिक ईसाई शिक्षा का प्रारंभ रिनासा एवं रिफॉर्मेशन से माना जाता है। पुनर्जागरण काल और सुधार ने पुराने तरीकों पर फिर से विचार करने की इच्छा को जन्म दिया। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कई विषयों और आंदोलनों से प्रभावित हुई थी। पुनर्जागरण के दौरान ईसाई मानवतावेदियों ने विद्वता के उच्च मापदंड पर जोर देकर शिक्षा को प्रभावित किया। विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध में मानवीय मूल्यों की पहचान कर उन्हें महत्व दिया गया। डेसिडेरियस इरेम्स 1456 से 1536 का नाम स्त्रियों को शिक्षा का अवसर देने के कारण प्रचलित हुआ। उन्होंने शिक्षकों की व्यवस्थित प्रशिक्षण पर जोर दिया। जॉन लुइस विवेचन 1492 से 1540 की पुस्तक ऑन ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज को शिक्षा के विषय पर पुनर्जागरण की सबसे प्रगतिशील पुस्तक माना जाता था। अंधे, बहरे और गूंगे बच्चों की शिक्षा की सिफारिश करने वाले वे पहले व्यक्ति थे और पुस्तकालयों के प्रारंभिक प्रस्तावक थे। 15वीं सदी में मार्टिन लूथर ने शिक्षा का लक्ष्य चरित्र का विकास और परमेश्वर, चर्च और देश और समाज की सेवा को बताया। उन्होंने सार्वभौमिक शिक्षा पर जोर दिया और माता पिता को प्राथमिक शिक्षक बताया।
अब अगला जो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, जॉन कॉमिनियस कौन थे, उन्होंने जीवन को किन श्रेणियों में विभक्त किया है। और अथवा में है, कॉमिनियस ने किन पाठशालाओं का उल्लेख किया। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन कॉमिनियस। तो 1592 से 1670 तक को आधुनिक शिक्षा का पिता माना जाता है। जॉन कॉमिनियस को आधुनिक शिक्षा का पिता माना जाता है। वह एक बिशप, शिक्षक और यूरोप की कई सरकारों के सलाहकार रहे हैं। वे मानते थे कि मनुष्य अपनी प्राणियों में उत्तम है। मनुष्य जो है वो सभी प्राणियों में उत्तम है। उसे परमेश्वर ने सदृश्य बनाया गया है और उसके साथ संगति के लिए रचित है। उन्होंने उसके लिए शिक्षा की एक खोज की प्रक्रिया थी जिसकी शुरुआत माँ के गर्भ में होती थी। कॉमिनियस ने जीवन के प्रथम 24 वर्षों को 4 समान श्रेणियों में बांटा और हर श्रेणी के लिए एक उपयुक्त पाठशाला का सुझाव दिया। प्रथम श्रेणी माँ के घुटनों की पाठशाला 55 और दूसरी जो स्थानीय पाठशाला भाषा की पाठशाला थी लातिनी पाठशाला या उच्च श्रेणी की पाठशाला तृतीय पाठशाला थी और चौथी श्रेणी में विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है, अलगाजी के शैक्षिक उद्देश्य वर्तमान संदर्भ में कहाँ तक प्रासंगिक हैं, विवेचना कीजिए। डीएलएड 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। बगदाद के निजामिया विश्वविद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद अलगाजी के शब्दों में, पहला मिट्टी के अंदर बीज की तरह ज्ञान मनुष्य के अंदर होता है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के आकार ग्रहण करता है। दूसरी बात, जो बच्चों को सिखाना वास्तव में खेत से अवांछनीय घास या खरपतवार को निकालकर पौधों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने जैसा कार्य है। अलगाजी के पहले उद्धरण में बच्चों की अंतर्निहित क्षमताओं को स्वीकार किया गया है और पौधे के विकास के लिए आवश्यक गुणवत्तापूर्ण मिट्टी, उर्वरक, हवा और पानी की जगह शिक्षा में विद्यालय का वातावरण, पाठ्य सामग्री, शिक्षक एवं शिक्षण विधि की आवश्यकता की ओर इशारा किया है। दूसरा उद्धरण शिक्षा और शिक्षक के उत्तरदायित्व की बात करता है जिसका काम बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त परिवेश उपलब्ध करवाना है और उन्हें अवांछनीय प्रभावों से बचाना है। इन दोनों उद्धरणों में यदि एक साथ मिलाकर देखें तो शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने स्तर पर सीखने के लिए संघर्ष करता है और शिक्षक उसकी मदद करता है। अगला प्रश्न है, मदरसों में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का प्रबंध किया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा, मदरसों में पाठ्यक्रम में दर्शन, धर्म, तर्कशास्त्र, गणित, व्याकरण, कानून, इतिहास, भूगोल, साहित्य, कृषि, चिकित्सा आदि विषय सम्मिलित थे। अकबर ने पाठ्यक्रम को विस्तृत करने का आदेश दिया। उसके समय में शरीर विज्ञान, गृहशास्त्र, नीतिशास्त्र, ज्यामिति, शासन प्रणाली आदि विषय भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिए गए। अकबर ने पाठ्यक्रम को उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया। मदरसों में शिक्षा का माध्यम अरबी था। औरंगजेब ने अरबी के स्थान पर मातृभाषा को स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। मदरसों में छात्रों को रहने का भी प्रबंध था। वहीं पर रहकर वे विद्या अध्ययन करते थे। विद्यार्थियों एवं गुरुओं का पारस्परिक संपर्क अति निकट का था। गुरुओं का आदर करना छात्र का कर्तव्य था। जौनपुर, दिल्ली, आगरा, लाहौर, सियालकोट, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, अजमेर, बिदर, हैदराबाद, अहमदाबाद आदि बड़े नगरों में 1 से अधिक मदरसे थे। जौनपुर सर्वप्रमुख शिक्षा केंद्र था जहां पर शेरशाह ने अध्ययन करके अपने को कुशल शासक सिद्ध किया। लाहौर में गणित व ज्योतिष तथा रामपुर में तर्क व चिकित्सा का विशेष शिक्षण होता था। लखनऊ में शिया संप्रदाय की शिक्षा मुख्य थी। मदरसों में सफल छात्रों को इनाम मिलता था। परीक्षाओं के पश्चात प्रमाण पत्र भी दिए जाते थे। इन्हीं मदरसों से निकलकर काजी, जज, वजीर आदि राजकीय पदों पर व्यक्ति नियुक्त होते थे। इनका प्रभाव यह हुआ कि यदि पदों का लोभ न रहा या आर्थिक साधन किसी कारणवश न रहा तो छात्र व शिक्षक दोनों अन्यत्र चले जाते थे और मदरसा बंद हो जाता था। मुस्लिम शिक्षा की पद्धति अंग्रेजों के समय में भी विद्यमान रही और आज भी यत्र तत्र यह बची हुई है।
अलीगढ़ तथा उस्मानिया विश्वविद्यालयों ने मदरसों की शिक्षा की बहुत सी बातों को अपने पाठ्यक्रमों में स्थान दिया है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। डीएलएड 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसके अथवा में जो है प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, विवेचना कीजिए। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं, पहला है आदर्श नागरिक को बनाना। तो न्यायपूर्ण आदर्श समाज के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण बौद्धिक उपगम है। सकारात्मक साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका जीवन की बुराइयों को खत्म करके नवजीवन प्रदान करने में है। दूसरा है मानसिक विकास करना। प्लेटो की मान्यता थी कि शिक्षा का एक ऐसा प्रयास है जिससे मानसिक रोग का मानसिक औषधि द्वारा उपचार किया जा सकता है। तो तीसरा जो उद्देश्य था नैतिकता का विकास करना। प्लेटो की शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति के आत्मिक उत्थान हेतु आध्यात्मिक मार्ग दिखाना और शासक वर्ग के लिए भौतिक प्रलोभनों से दूर रहने की व्यवस्था सुझाना है। शिक्षा वह साँचा है जिससे व्यक्ति को नैतिक श्रेष्ठता के अनुकूल ढाला जा सकता है। चौथा उद्देश्य सामाजिकता का विकास करना। शिक्षा व्यक्ति को समाज के अनुकूल ढालने की सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके शिक्षा जो है वो व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का विकास करने का माध्यम है। पांचवा जो उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास करना। शिक्षा अंतिम सत्य के दर्शन का आत्मबोध का मार्ग दिखाती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति व्यक्तित्व एवं काल से परे अंतिम सत्ता का चिंतन करने योग्य बनता है और वह सांसारिक मर्ग तृष्णा के जाल से मुक्त हो जाता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराया जा सकता है। शिक्षा सामाजिक सफलता का मार्ग नहीं अपितु सामाजिक नीतिपरायणता में दीक्षित होने का मार्ग है। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार शिक्षा के 3 भाग कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो डीएलएड 2018 में क्वेश्चन आया है ये और इसके अथवा में जो है अरस्तु की शिक्षा योजना के विभिन्न सोपानों का उल्लेख कीजिए और इसके अथवा में अरस्तु के शिक्षा स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तु की दृष्टि में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जिसके मुख्यतः 2 पक्ष हैं, शारीरिक एवं मानसिक। दोनों पक्षों का समुचित विकास हेतु अरस्तु की शिक्षा योजना को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जन्म से 7 वर्ष, दूसरा 8 वर्ष से 14 वर्ष तक और तीसरी है 15 वर्ष से 21 वर्ष तक। शिक्षा का प्रथम सोपान। तो अरस्तु के अनुसार बच्चों की शिक्षा दीक्षा उनमें बचपन से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक घर पर ही माता पिता की देखरेख में होनी चाहिए। शिक्षा के इस प्रथम सोपान को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है शैशव की प्रथमावस्था, दूसरा है 5 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा और तीसरा है 5 वर्ष से 7 वर्ष तक की उम्र तक शिक्षा। शैशव की प्रथमावस्था में नवजात का शरीर जितना हिलता डुलता तथा गतिमान रहता है उतना ही उसके शरीर को लाभ होता है। उनका मानना था कि बच्चे को रोने चीखने पर रोक नहीं लगानी चाहिए। इस काल में उन पर किसी तरह के शारीरिक परिश्रम अथवा पढ़ाई लिखाई का बोझ नहीं डालना चाहिए। ऐसे खेलों का इंतजाम करना चाहिए जिससे उनके अंगों का संचालन हो तथा ऐसी कहानियां और किस्से सुनाए जाएं जिससे उनका मनोरंजन हो। 5 वर्ष के बाद 7 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को उन कार्यों को करते हुए देखने का अवसर मिलना चाहिए जिन्हें वे भविष्य में स्वयं करेंगे। शिक्षा का दूसरा सोपान। अरस्तु के शिक्षा योजना का दूसरा सोपान 7 वर्ष की उम्र से 14 वर्ष तक की उम्र तक का है। इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा राज्य के नियंत्रण में दे दी जानी चाहिए। अरस्तु ने इन सोपान में छात्रों को शारीरिक गठन पर विशेष ध्यान दिया है जिसके लिए व्यायाम महत्वपूर्ण है। बच्चों को व्यायाम के साथ साथ पढ़ने लिखने, चित्रकारी, रंगचित्र और संगीत की भी कुछ शिक्षा देनी आवश्यक है। तीसरा सोपान है अरस्तु की शिक्षा योजना का वह अंतिम सोपान है। इसकी अवधि 14 वर्ष की आयु के बाद 21 वर्ष की आयु तक निर्धारित की गई है। इस स्तर पर छात्रों को पढ़ाई लिखाई, चित्रकला, रंगचित्र और संगीत का गहन अध्ययन कराया जाए तथा 17 से 21 वर्ष की उम्र तक उन्हें व्यायाम और कठोर परिश्रम करने को कहा जाए।